मंदिर की घंटियों की आवाज से वो चौंक उठी। कुछ देर से वो मंदिर के सहन में खड़ी दरख्त से गिरते जर्द फूलों को अपनी झोली में समेट रही थी। अजीब सी हैरत भरी नजरों से उसने शर्मा जी को देवी के चरणों में सर झुकाए देखा। चंपा और शर्मा जी एक ही बस्ती के वासी हैं, जो पाकिस्तान सिंध में मौजूद हिंदू आबादी की अक्सरियत रखती है। शर्मा जी एक उस्ताद हैं जो सबको बराबरी का दर्ज देते आए हैं, ये जानते हुए भी कि इनके पिए हुए पानी के गिलास में उनका साथी गुलाम रसूल पानी पीना पसंद नहीं करता। वो फिर भी इस बात को अनदेखा करते हुए कहते हैं, आज घर से बेसन के लड्डू लाया हूं, खाएगा? और गुलाम रसूल बस्ती सी दिखाते हुए कहता है, देख बेशर्मे, मैं नहीं चाहता कि मुझे तेरी वजह से ज़्यादतिस लग जाए। तू खा और घर जाकर पत्नी के हाथ चूम चूम कर तारीफ करना। शर्मा जी के पड़ोस में बराबर बराबर कोई 10 घर मुसलमानों के तो 15 घर हिंदुओं के हैं। बस्ती में एक मंदिर है जहां इस वक्त वो खड़े चंपा की तनकीदी निगाहों का निशाना बने हुए हैं। चंपा ने भजन गुनगुनाते हुए पल्लू में बंधा 5 रुपए का सिक्का खोलकर चंदे के बक्से में डाल दिया। ये चंदे के बक्से हर मजहबी इमारत में रखे होते हैं। इनसे ही भगवान, अल्लाह, यूसुफ का नाम लेने वाले अपना कारोबार जारी रखते हैं। शायद अपने अपने घरों का चूल्हा भी इन्हीं बक्सों की आमदनी के बलबूते पर दहकाते हैं। करीबी गांव में हर त्यौहार पर मेले का बंदोबस्त होता है। मजहबी त्यौहार हो तो छोटे बड़े जलसे जुलूस भी निकलते नजर आएंगे। शर्मा जी अपने सब दोस्तों से इन अय्याम में मिलते हुए कतराते हैं। माथे पर लगी हुई सुर्खी माइल जर्द तिलक और लोबान की खुशबू से उन्हें घुटन होने लगती है। और ये चंपा ने अपना आप अपने मजहब की तरह कभी नहीं छुपाया। उसकी आंखों में स्याह काजल की डोरियां रोज बरोज गहरी होती चली जा रही हैं। माथे पर रोशन बिंदी और कभी कभी मांग की सुर्खी उसके सुहागन होने का सबूत देती है। चंपा का शौहर राज म्यूनसिपैलिटी में मुलाजिम है। जद्दी पुश्ती मुलाजमत है जो एक के बाद दूसरे को बासानी सुपुर्द कर दी जाती है। चंपा के ससुर का इंतकाल कोई 2 साल पहले हुआ होगा, जब वो पेंशन लेने सख्त गर्मी में लंबी कतार के दरमियान खड़ा खड़ा बेहोश होकर गिर पड़ा था। लोगों ने बेहोश प्रकाश को जरा दूर साए में लिटाकर उसकी छोड़ी हुई जगह पुर कर ली। शायद किसी ने घर वालों को फोन पर बता भी दिया था। और दुख की बात यह हुई कि घर पहुंचते पहुंचते प्रकाश ने दम दे दिया। राज उसकी जिंदगी में ही मुलाजमत पर मामूर हो गया था। खैर, ये तो आए दिन के किस्से हैं। कुछ तो रिपोर्ट होकर अखबारों तक पहुंच जाते हैं और कुछ ऐनी शाहिदीन की ज़बानी गली मोहल्लों में कष्ट करते फिरते हैं। शर्मा जी अपनी बरादरी के सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे मर्द हैं, जो हर जगह इज्जत से देखे जाते हैं। यह और बात है कि इनके जाते ही अक्सर लोग आपस में इनके पाकिस्तान में क़याम और इस कदर तरक्की पर फिक्रमंद नज़र आते हैं। शर्मा जी की पूरी कोशिश होती है कि इनकी खैर ख्वाह कोई भी ज़ाती नौयत का सवाल इनसे ना करें। अपने अखलाक से और इल्म के बलबूते पर वो इज्जत बनाने में कामयाब भी हो गए हैं। मगर इनके पुरखों का इनसे जुड़ा नाम अब भी कई सुनने वालों को मुतवज्जे कर लेता है। शर्मा जी, आपके वालिद का बड़ा दुख हुआ। चंपा ने उनको खला में नजरें जमाए देखते हुए कहा। कोई जवाब ना पाकर वो जरा और नजदीक होकर बोली, शर्मा जी, हिंदू जाति मुर्दे क्यों जलाती है? शर्मा जी चौंक उठे, रुका हुआ सांस जरा दुरुस्त करके बोले, ओहो चंपा, प्रभु ने इंसान को बनाया भी तो धरती के अनासिर से है, मिट्टी, पानी, आग और हवा। जब आत्मा यानी रूह पर लोग सुधारती है तो रह जाने वाला शरीर भी इस कायनात के हवाले करने पड़ता है। जैसे आग जलाकर जिस्म को राख कर देती है तो रह जाने वाली खाक को जल के हवाले कर देते हैं। शरीर का अंग अंग इन्हीं चीज़ों से तो बना है। सब इसी धरती की अमानत है, इसी को वापस लौटा देते हैं। चंपा अपनी गोल गोल से आंखों में आते पानी को न रोक सकी। एक मोती सा लुढ़क कर उसकी आंचल में जज्ब हो गया। शर्मा जी, मुसलमान भी यही करते हैं, पर जल में बहाते नहीं, मिट्टी में दबा देते हैं।
बड़ी हौसले वाली बात है ना, अपने माँ बाप को, अपने से जुड़े हर रिश्ते को खुद से ऐसे दूर कर देना, खुद छोड़ आना वापस ना आने के लिए। इधर घड़ी देखते ही शर्मा जी ने जल्दी में कहा, हाँ हाँ चलो फिर बात होगी, मेरी तो 20 मिनट बाद एक क्लास है। बस ये समझो इस भरी पूरी कायनात का दस्तूर है, कोई आ रहा है और कोई जा रहा है। जुमले का बकिया हिस्सा चंपा ने मुकम्मल किया और खिलखिलाकर हंस दी। इस पूरी बस्ती के आस पड़ोस में हिंदू मुसलमान तो सभी आबाद थे, मगर बरादरी होने के नाते चंपा का भी अपने ही लोगों में मेलजोल ज़्यादा था। वो जानती थी कि मुसलमान घरों में कुछ पुराने लोग अब भी उसका घरों में आना जाना पसंद नहीं करते, मगर वो पड़ोसी होने का हक खूब अदा करती थी। हिंदू धर्म के मानने वाले तादाद में तो ज़्यादा नहीं थे, मगर त्यौहार मनाने सब इकट्ठा होते और रौनक ऐसी होती थी जैसे दुनिया भर में जश्न मनाया जा रहा हो। मौसीकी की तेज आवाज़ और घड़ियाल के टनाटन के दरमियान भी लोगों की बातें जारी रहती। अरे तुमने कुछ सुना? मरघट की ज़मीन पर अपने इलाके के किसी बाअसर शख्स ने कब्जा कर लिया है। हाँ यार, उसकी जायदाद है ना, मतलब उसकी ज़मीन का कुछ टुकड़ा उस हिस्से में आता है, और वो सिर्फ उस टुकड़े को नहीं बल्कि उसके साथ बने मरघट को भी अपनी चार दीवारी में लेना चाहता है। त्यौहार के दिन ऐसी खबरें लोगों में फैलती भी जल्द हैं। सुना है कब्रिस्तान में जगह अलॉट हो रही है, अब से मुर्दे जलाए नहीं दफनाए जाएंगे। अरे रे रे रे, ऐसे तो सब पर पाप होगा। एक दूसरे से ये बातें करते मंदिर की सीढ़ियां फलांगते चंपा के पड़ोसी रौनक और रोशन गली में पहुंच चुके थे। क्या ये अच्छा होता, हम भी औरों की तरह हिंदुस्तान जा बसते। शर्मा जी के जहन में भी इन आवाज़ों से ख्यालात ने सर उभारा। वो काफ़ी देर से तेज़ हवाओं में बीड़ी सुलगाने की कोशिश कर रहे थे। उनकी नस्ल ने जाने कितनी पुश्तों से इस इलाके को आबाद कर रखा था। हुदूद मुकर्रर हुई, इलाके बंटवारे का शिकार हुए, यहाँ तक कि जनता भी तकसीम हो गई, मगर इनके पुरखों ने अपने दोस्तों और अजीज़ों समेत अपने घर बार ज़मीनें छोड़ने से इनकार कर दिया। इनके गिर्द बसने वाले बरसा बरस से साथ थे, कम ही ऐसे थे जो किसी दूसरे इलाके या वतन को हिजरत कर गए हों। शर्मा जी को भी कई बार ऐसा मौका मिला, मगर वो हमेशा मुस्तकिल मिजाजी या यूं कहिए कि रवादारी में अपने पुरखों के घर को छोड़ने पर रजामंद ना हुए थे। कॉलेज की मौजूदा नौकरी भी इज्जत वाली थी, जहां कभी खुद उन्होंने किसी को शिकायत का मौका न दिया था। वक्त से पहले कॉलेज में वारिद हो जाते, गुड मॉर्निंग कहते, खंदा पेशानी से मुस्कुराहट का तबादला करते, हाजिरी के रजिस्टर पर दस्तखत सब्त करते। इस दफ़ा कॉलेज के सालाना मुकाबलों में भारत से भी लड़के आ रहे हैं और इनके कुछ प्रोफेसर्स भी साथ होंगे। क्लर्क से दिन भर की रुदात सुनते वो कमरे से निकलते हुए एकदम रुक गए। अच्छा, किस रोज़ भला? मुझे बताना, मैं भी इनके इस्तकबाल को जाऊंगा। सिर्फ इनके इदारे नहीं क्या, बल्कि शहर भर के कॉलेजेस में मुकाबलों की तैयारियां जोरों पर जारी थीं। लेक्चरर्स के मुख्तलिफ ग्रुप्स तरानों, तकरीर, टेबल टेनिस की टीमों को मश्क करवाने में मसरूफ़ थे। इमारतों की सफाई, मेहमानों के प्रोटोकॉल से लेकर हर काम की निगरानी में शर्मा जी ने दिल से सबका साथ दिया। अगले हफ्ते बुध के दिन पड़ोसी मुल्क के वफ्द को पहुंचना था। अपने इस लोगों से मिलने की चाह भी क्या जब जज्बा है, न जान पहचान और न कोई रिश्ता, मगर शर्मा जी का इंतज़ार दीदनी था। जब मेहमानों को मालूम होगा कि वो भी उनके धर्म के हैं तो क्या वालिहाना अंदाज होगा। वो गले से लग जाएंगे, अपने घर भी चाय की दावत देंगे, और अगर वक्त कम हुआ तो क्या हुआ, कॉलेज में शाम तक हाथ में हाथ दिए उस अनदेखे दोस्त को अपनी कुर्बत से महरूम ना रखेंगे। मंदिर भी तो दिखाने बुला सकते हैं। वो सोचते सोचते ज़ेरे लब सरगोशी में बोले। दूसरे ही दिन सुबह सवेरे कारों का मुख्तसर सा कारवान मेहमानों को लेने रवाना हो गया। प्रोफेसर शर्मा आने वाले अपने हम मनसब को मिलने के लिए बेताब थे। उनके हम मज़हब
تعلیم یافتہ روشن خیال اجلے کرتے پاجامے میں ملبوس 2 پروفیسرز ریل کے ڈبے سے ہاتھ ہلاتے ان کے نزدیک پہنچے۔ نیک خواہشات کا تبادلہ ہوا، ہاتھ ملائے گئے، پہلے سے مخصوص کیے گئے ہوٹل میں حفاظتی دائرے میں پہنچا دیے گئے۔ کار میں ساتھ بیٹھی سرسری گفتگو کے آغاز ہی میں معلوم ہوا کہ ان حضرات کے اجداد بھی اسی علاقے سے تھے جہاں ابھی پروفیسر شرما رہائش پذیر تھے۔ شام گہری ہوئی اور سب گھروں کو رخصت ہو گئے۔ شرما جی کا اضطراب بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ پڑوسی ملک سے اپنے پرکھوں کے ہمسائے سے ملنے اور بہت ساری باتیں کرنے کو بے چین تھے۔ صبح کی پو پھٹی روشن کرنوں سے آنگن کا ہر کونا جگمگا اٹھا تھا۔ چائے کی بھینی خوشبو سے رات کی بے خوابی کا خمار بھی دور ہونے لگا۔ سر کے بالوں کو نفاست سے کنگھی کی مدد سے جماتے ہوئے 2 بار گھڑیال دیکھتے رہے۔ کب 8 بجے کا گھنٹہ بجے اور وہ اپنی اسکوٹر پہ سوار ہو کر کالج سے دھارے۔ وقت سے کچھ پہلے ہی سڑک پر موجود ٹریفک کو پیچھے چھوڑتے ہوئے وہ کالج کی عمارت میں داخل ہو گئے۔ قطاروں میں سجی کرسیاں، اسٹیج پر سجی سنہری روپہلی ٹرافیاں مقابلے کے لیے آنے والوں کا حوصلہ بڑھا رہی تھیں۔ وہ خود بھی آفس سے ہوتے ہوئے اساتذہ کی نشست پر جا بیٹھی۔ دونوں جانب سے ٹیموں کی تیاری مکمل تھی۔ مقابلہ بہت سخت تھا۔ طلباء اساتذہ دونوں کا جوش دیکھنے قابل تھا۔ مقابلے ختم ہوئے۔ مہمان ٹیموں نے اسکور کچھ کم کیے تھے، مگر پھر بھی مہمان ہونے کے ناطے کئی اعزازات کی حقدار ٹھہرائی گئی تھی۔ میڈلز اور ٹرافیوں، انعامات اور سوینئرز کی تقسیم تالیوں کی گونج میں جاری تھی۔ ایسے میں وقت کہاں تھا کہ وہ اپنے دل کی ہر بات مہمان دوست سے کہہ پاتے۔ چائے کا دور چلا۔ صوبے کے گورنر جو مہمان خصوصی تھے اور پڑوسی ملک کے مہمان محو گفتگو تھے، پروفیسر شرما اس وقت کی تلاش میں تھے کہ جب اپنے سابقہ پڑوسی سے مزید تعارف حاصل کر سکیں۔ آخر کار مہمان کرشن پنا جی نے مسکرا کر ان کی جانب دیکھ ہی لیا اور پوچھا، جی شرما جی، کیسے مزاج ہیں؟ کل آپ سے بات نہ ہو سکی تھی۔ میرے ماں اور پتا جی آپ کے علاقے کی اس نہر کا بڑا تذکرہ کرتے تھے جو ان کے گھروں کے ساتھ ہی بہتی تھی۔ ان کا لڑکپن اسی علاقے میں گزرا، پھر سن 47 کا واقعہ ہوا، گھر بار سب چھوڑ چھاڑ جانا پڑا۔ وہ اس علاقے کے ہر فرد سے جان پہچان رکھتے تھے۔ شرما جی، وہاں رہنے والے سب اونچی ذات کے ہندو تو اپنا گھر بار سمیٹ کر ہندوستان چلے گئے تھے، ویسے آپ کی ذات کیا ہے؟ اس سوال پر شرما جی کا دمکتا ہوا چہرہ ایک دم بجھ گیا تھا۔ ان کا مسافے کے لیے آگے بڑھایا گیا۔ لرزتا ہوا ہاتھ دیکھ کر ہی پروفیسر پنا جی نے اپنے دونوں ہاتھ سینے پر باندھتے ہوئے کہا، معاف کیجیے گا پروفیسر صاحب، میں ایک روایتی پنڈت گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں۔